सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th एसएस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम ज्योग्राफी के लेसन 1 पर चल रहे थे। आज हम लेसन का लास्ट पार्ट बना रहे हैं, जिस कल हमने देखा कि जो मिट्टियाँ हैं वो कितनी तरह की हैं। पुरानी जलोढ़ क्या है और नवीन जलोढ़, जिसे हम बांगर और खादर कहते हैं, उनके बारे में जाना था। जो मिट्टियाँ, उनमें किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, किस राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, उस सब के बारे में जाना। तो आज का जो हमारा भाग है उसमें हम मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा और मृदा का अपरदन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, और मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। देखिए, आज जो हम जानेंगे वो है लाल और पीली मिट्टी के बारे में। जो लाल और पीली मिट्टी है, देखिए पठारों के टूटने से बनती है, पठारों के, चट्टानों के, उनसे बनती है। लाल और पीली ये मिट्टियाँ दक्षिणी पठार की पुरानी मेटामार्फिक चट्टानों के टूटने से बनती है। भारत में यह मिट्टी देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिमी जिलों में, मेघालय की गारो और खासी में, जयंतिया की पहाड़ियों क्षेत्र में, नागालैंड में, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। अगर आपको कल वाला मैप ध्यान हो तो उसमें बीच वाला काफ़ी हिस्सा लाल रंग का था, तो लाल मिट्टी इन सब जगहों पर पाई जाती है। यह मिट्टी कुछ रेतीली होती है, इसमें अम्ल और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। मतलब इस लाल मिट्टी में जब पानी पड़ जाता है तो वो थोड़ा पीले रंग में दिखाई देती है। अब एक बार हम कल वाला मैप देख लेते हैं और आपको ध्यान आ जाएगा उससे। देखिए, इस मैप में हमने आपको ये देखिए लाल और पीली मिट्टी के लिए ये रेड लाइंस दिखा रहा है। तो ये रेड लाइंस अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये इन भागों में आपको दिखाई दे रही है आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम इधर आए, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में, ऊपर देखिए मेघालय में, नागालैंड में, यहाँ नागालैंड है आपका। तो इन सभी क्षेत्रों में देखिए, राजस्थान के कुछ भाग में आपको ये दिखाई देगी मिट्टी सारी, महाराष्ट्र में, नीचे कर्नाटक में, तो यहाँ ये मिट्टी आपको दिखाई देगी। ये आपकी लाल और पीली मिट्टी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस मिट्टी से कौन सी फसलें पैदा होती हैं। देखिए, ये जो मिट्टी है लाल रंग की, ये चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का, मूंगफली, रागी, आलू, तिलहन व दलहन, दाल वाली फसलें, बाजरा, आम, संतरा, इन सब के लिए ये उपयुक्त है। कभी भी आपको मैप में भरना आ जाए कि मूंगफली कहाँ मिलती है, तो आप जहाँ आपको लाल और पीली मिट्टी है वहाँ को भर सकते हैं। आगे हम जो जानेंगे वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट क्या होती है? देखिए, लेटराइट मिट्टी पहाड़ियों और ऊंची चट्टानों की चोटियों पर बनती है। जो आपकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और चट्टानें हैं उनकी चोटी पर बनती है। मानसूनी जलवायु के शुष्क और नम होने का जो परिवर्तन होता है, उससे इस मिट्टी को बनाने में मदद मिलती है। इस मिट्टी में अम्ल और आयरन ज़्यादा होता है। ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम कम होता है। इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट भागों में बांटा जा सकता है। जो लेटराइट मिट्टी है वो आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इस पर फसलें कौन सी उगती हैं। देखिए, इसकी उपजाऊ शक्ति अधिक नहीं होती, इसलिए इस पर कपास,
चावल, गेहूँ, दालें, चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल, काजू, इसकी खेती होती है। तो और देखिए है कहाँ पे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में। और फसलें कौन कौन सी हैं इस पर, चावल, गेहूँ, दालें, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और काजू। ठीक है जी। अगर ये फसलें आपसे पूछा जाए तो आप इन एरिया में दिखा सकते हैं। अगली हम जानते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय नाम से अंडरस्टूड है कि राजस्थान में पाई जाएगी। राजस्थान में हमारा मरुस्थल है। तो अरावली के पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाने वाली शुष्क मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है इसमें, और क्ले की मात्रा कम होती है। सूखे क्षेत्रों में ह्यूमस और मॉइस्चर की मात्रा कम होने के कारण ये मिट्टी शुष्क हो जाती है, और इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल या भूरा। ये मरुस्थलीय मिट्टी का उदाहरण है आपके पास। इसमें क्या क्या फसलें उगाई जा सकती है, गेहूँ, मक्का, दाल और बाजरा इत्यादि, जौ और बाजरा। देखिए आप राजस्थान साइड जाएं, वहाँ आपको जौ, बाजरा, मक्का, इस तरह की फसलें अधिक दिखाई देंगी। अब हम जान लेते हैं वन मृदा। जो वन होते हैं उनकी मिट्टी कैसी होती है। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ की वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। आपको जो इसमें मिट्टियाँ मिलती हैं वो दोमट और सिलटदार, ये दो तरह की मिट्टियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और फसलें कौन सी होती हैं, देखिए जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, चाय, मसाले, गेहूँ और मक्का, कॉफ़ी, फल। जम्मू कश्मीर में देखिए आपको सेब के बागान मिलेंगे, हिमाचल में आपको फलों के बागान मिलेंगे। तो जो ये पर्वतीय मिट्टी है वहाँ पर आपको फल अधिक मात्रा में मिलेंगे या चाय कॉफ़ी के बागान। अब मृदा अपरदन क्या है, देखिए जब मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की जो ऊपरी कण हैं वो बहाकर चले जाते हैं। मतलब जब ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे जैसे पानी का बहाव अधिक आएगा उसके साथ मिट्टी बहकर चली जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। और देखिए कैसे होता है ये, इस तरह से पहाड़ों में आप देखें पानी का बहाव जब तेज आता है तो उसके साथ मिट्टी भी बह जाती है, और इस तरह से ये देखिए भूमि कट जाती है। अगले उस पे चलते हैं। मृदा अपरदन दो तरह की होती है, एक तो जल के कारण जब पानी बहुत अधिक बह रहा हो, एक पवन के साथ जब बहुत तेज़ हवा चल रही है उसके साथ भी मिट्टी उड़ जाएगी। तो ठीक है ना जी, मृदा अपरदन दो तरह से, जल और पवन से। जो जल अपरदन है वो जल अधिक मात्रा में आने से या कम आ रहा हो तब भी भूमि सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी, हवा के साथ उड़ जाएगी तब वो। तो जो जल अपरदन है वो वर्षा के कारण भी हो सकता है और पानी के तेज़ बहाव के कारण भी हो सकता है। उसके बाद जो हम देखेंगे वो है पवन अपरदन। इस प्रकार का अपरदन वहाँ होता है जहाँ भूमि समतल हो, खुश्क हो, रेतीली हो या ढालदार हो। वहाँ पर जैसे ही तेज़ हवा चलेगी उसके साथ ही जो मिट्टी है वो उड़ जाएगी। ये अवनालिका अपरदन है। अब मृदा अपरदन को हम रोकने के उपाय देख सकते हैं कि हम भूमि को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए सबसे पहला, नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम कर सकते हैं हम। एक नदी बहुत तेज़ बह रही है, अगर हम उस पर बांध बना दें और उसका बहाव थोड़ा कम कर दें तो हम मृदा का अपरदन होने से रोक सकते हैं। दूसरा, अधिक वृक्ष लगाकर। वृक्ष क्या है, वो धरती को मजबूती से जो उसकी जड़ें होती हैं वो पकड़ लेती हैं, तो वो भी मृदा का अपरदन होने नहीं देती। तीसरा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पतियां लगाकर। देखिए वहाँ क्या होता है, रेत ही रेत होती है और जैसे ही हवा आई तो रेत उड़ जाती। तो अगर हम वहाँ पर
कांटेदार पौधे जो होते हैं वो लगा दें तो हम बचाव कर सकते हैं। अगला जो चौथा है वो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, अभी आपने ये तस्वीर देखी होगी, ये पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाने से भी हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। क्योंकि एक पानी डायरेक्ट तेज़ी से बहना, आप कभी अपने घर पर एक फ्लैट सरफेस जो ढलान वाला क्षेत्र हो वहाँ पानी डाल के देखिए और एक सीढ़ी में डाल के देखिए। जो सीढ़ी में वाला पानी होगा वो थोड़ा कम स्पीड पे जाएगा, और जहाँ आपने रैंप बना रखा होगा, ढलान होगी, वहाँ पानी एकदम तेज़ गति से बहता है। तो इस तरह से सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भी हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। अगला है जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनके किनारों पर भी हम पेड़ लगाकर मृदा को अपरदन होने से रोक सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है वो पूरा यहाँ पे आज ख़त्म हो गया। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान लेसन है। हम सभी जानते हैं कि मृदा क्या है, संसाधन क्या है, मृदा का अपरदन कैसे होता है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन जो नई चीज़ आई वो किस राज्य में कौन सी मिट्टी है, उसको कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है, वो चीज़ नहीं आई, उसके बारे में हमने इस लेसन में जाना। और ये जो संसाधन है वो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी देश का विकास वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों पर ही निर्भर करता है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़